हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बुक सजेशन पे। तो आप लोगों की पढ़ाई किस तरीके से चल रही है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन एंड आंसर लेकर के आया हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन एंड आंसर लेकर के आया हूँ। क्लास 8 का है, जो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। और मैं जितना भी बताऊंगा आप सभी को अच्छे से नोट डाउन करना है। और वैसे स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं, उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरीके के कंटेंट आगे की और भी मिल सके, आगे भी आप लोग इस तरीके के कंटेंट से पढ़ सकें। ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज मैं आप लोग के लिए अभ्यास 2, ठीक है ना, जो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु वाला था, जिसका मैं पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों को कवर करवा चुका हूं। आप लोग अगर उस वाले वीडियो को नहीं देखें, इस पूरे के पूरे सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के चैप्टर को, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पर से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। उससे रिलेटेड जो कुछ कंटेंट दिया गया था आप लोग के एनसीईआरटी बुक के पीछे में, जो कुछ अभ्यास के लिए दिया गया था, उसको मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन करेंगे। समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को। सो देखिए, पहला क्या दिया गया है आप लोगों को कि अभ्यास में पहला आपका सबसे कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या बोला जा रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स के बारे में बोला गया है। ठीक है ना। देखिए, पहला क्या बोला जा रहा है। पहला आप लोगों का है कि सूक्ष्म जीवों की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों की सहायता से क्या देखा जा सकता है, बता सकते हैं क्या आप लोग? बता सकते हैं सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है, बता सकते हैं आप लोग? सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? मैं आप लोगों को चैप्टर में अच्छे से बताया था कि सूक्ष्म जीवों को हम लोग किस यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिया हूँ उत्तर वाले इसमें, कि सूक्ष्म जीवों को हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। किसकी सहायता से देख सकते हैं सूक्ष्म जीवों को? तो सूक्ष्म जीवों को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सूक्ष्म जीवों को हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हम लोग का, ख नंबर में है नीले हरे शैवाल। क्या बोला जा रहा है कि नीले हरे शैवाल से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। जब मैं इसको बता रहा हूँ ना, तो आप लोग एनसीईआरटी की बुक खोल करके रखेंगे, और जिस तरीके से जो जो आंसर बताया जा रहा है उसको आप लोग फटाफट से वहाँ पेंसिल से नोट डाउन करेंगे। सेकेंड में क्या बोला जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स का, कि नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो किसका स्थिरीकरण करते हैं? तो देखिए आंसर आप लोग को यहाँ पे दे दिया गया है। आंसर क्या दिया आपका, कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। किसका स्थिरीकरण करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग नंबर में, कि अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। अल्कोहल का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? तो अल्कोहल का उत्पादन ईस्ट की सहायता से किया जाता है। किसकी सहायता से किया जाता है? अल्कोहल का उत्पादन आपको ईस्ट की सहायता से किया जाता है। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हैजा डैश के द्वारा होता है। हैजा किस कारण से होता है? तो हैजा हमारा घरेलू मक्खी के कारण से होता है। किस कारण से होता है? घरेलू मक्खी के कारण से होता है। तो आप लोगों का ये कुछ टोटल आप लोगों का यहाँ पे क्या था, कि फिल इन द ब्लैंक्स था, जिसका आंसर मैं आप लोग को यहाँ पे दे दिया हूँ। यहाँ पर से आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। अगले प्रश्न में आप लोगों को ये बताना है इसमें, कि कौन सा इसमें से मतलब सही शब्दों में क्या करना है, आप लोगों को टिक करना है। क्या करना है? सही शब्दों में इसमें आप लोगों को टिक करना है कि कौन सा सही है। तो ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है, बता सकते हैं आप लोग? ईस्ट का उत्पादन जो किया जाता है वो किसके में किया जाता है? चीनी के उत्पादन में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, या फिर ऑक्सीजन में। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? तो ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट। बी वाला जो ऑप्शन होगा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या बोला गया, कि ईस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में किया जाता है। किसके उत्पादन में? अल्कोहल के उत्पादन में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए, तो क का क्या आंसर आ जाएगा? बी आ जाएगा आप लोग का, अल्कोहल आ जाएगा। अब देखिए ख नंबर में क्या बोला जा रहा है, कि निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक कौन है? सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, या फिर ईस्ट? चैप्टर में आप लोग को बताया था कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो हमारा क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन? स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। तो आप लोग इसको अच्छे से लर्न करेंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हमारा क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है, प्रतिजैविक होता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है।
मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, ठीक है ना। तो मादा एनाफिलीज मच्छर क्या होता है, इसका वाहक होता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ए नंबर हो जाएगा। मादा एनाफिलीज मच्छर जो होता है मलेरिया परजीवी का वाहक होता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग कहता है क्या, तो यहाँ पर आप लोग का ये भी कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सही शब्दों में निशान लगाइए, ठीक है ना। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट में। खत्म तो नहीं हुआ आई होप, चलिए यहाँ पे भी और है। देखिए घ नंबर में क्या बोला जा रहा है कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है, चींटी, घरेलू मक्खी, ड्रैगन मक्खी या फिर मकड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है घरेलू मक्खी। क्या होता है, घरेलू मक्खी जो होता है वो संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है। अब संचरणीय रोग क्या है, तो इसको अगर आप लोगों को जानना है तो वीडियो में जाकर के आप लोग को पूरा का पूरा वीडियो देखना होगा, ठीक है, ताकि वहाँ पे आप लोगों को इसके बारे में टोटल का टोटल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर से आप लोग इसको सीख सकते हैं। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है। अब ये भी मैं बताया था कि ब्रेड और इडली के फूलने का क्या कारण होता है। तो ये वाले भी कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को सीखना तो कहाँ जाना होगा आप लोग को, प्लेलिस्ट में जाना होगा क्लास 8 का, वहां पर से जाकर के आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के द्वारा ब्रेड अथवा ब्रेड इडली फूल जाती है। इसका कारण क्या होता है कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, जैसे जैसे ईस्ट वृद्धि करते जाएगा, ईस्ट उसके अंदर इंक्रीज करेगा तो ब्रेड और इडली क्या होते जाएगा, धीरे धीरे फैलते जाएगा, ठीक ना। स्पंज आ जाएगा, उसमें स्पंज तरीके का कुछ प्रॉपर्टी आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चीनी को, क्वेश्चन अच्छे से समझेंगे, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है। जब चीनी को अल्कोहल में हम लोग परिवर्तित कर देते हैं तो उस परिकरण का नाम क्या है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है। जैसे कि ये हमारा चीनी है, ठीक है ना। इस चीनी को हम लोगों को किस में चेंज करना है, इस चीनी को अगर चेंज करना होगा अल्कोहल में, ठीक है ना। इस चीनी को किस में चेंज करेंगे, तो अल्कोहल में जब चेंज करने की कोशिश करेंगे, इस चीनी को हम लोग चेंज करेंगे अल्कोहल में, तो अल्कोहल में जो चेंज करने का प्रोसेस होगा, जो हमारा प्रक्रिया होगा, उस प्रक्रिया को हम लोग कौन सा प्रक्रिया कहेंगे, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग किण्वन। क्या कहते हैं, किण्वन। तो चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का परिक्रम क्या कहलाता है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रिया किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है। नेक्स्ट में आप लोगों का यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ, देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट में आप लोग के लिए यहाँ पे ये लाया था कि जैसे कि आप लोग को एनसीईआरटी बुक में दिया गया कि मिलान करने के लिए, ठीक ना। कॉलम 1 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। इसमें कुछ जीवों के नाम दिए गए, इनका क्या क्या कार्य है, इसके कॉलम 2 में इसका क्या करना, मिलान करना सही सही। तो आप लोग इसको सही सही तरीके से कर सकते हैं क्योंकि मैं आप लोग को चैप्टर में अच्छे से बताया था। बट चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे हेल्प करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं आप लोग को मिलान करके यहाँ पे अच्छे से दिखाऊंगा क्या क्या होगा। देखिए फर्स्ट में क्या हम लोग का जीवाणु है। जीवाणु किसके कारण होता है, जीवाणु का कारण क्या होता है, पहले ये बता सकते हैं आप लोग। देखिए तो इसका जब मैं मिलान करूंगा यहाँ पर तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसका मिलान में क्या होगा, ठीक है ना। लेट्स से पहले मैं इसको सही से कर लूँ, ठीक है ना। ये देखिए इसको मैं पहले यहाँ से ये कर लें, ठीक है। अब आप लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पर से पहले का जीवाणु जो है, जीवाणु इसमें से किस कारण से होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से होता है। दही का जमना में जीवाणु का यूज होता है। जीवाणु जो मतलब कि कोई भी जीव है, या फिर ब्रेड की बेकिंग में क्या होता है, या फिर मलेरिया के कारक में, हैजा कारक में, एड्स का कारक में, प्रतिजैविक उत्पादित में, ठीक है ना। तो बता सकते हैं आप लोग जीवाणु का क्या कारण होता है, जीवाणु किस जगह पाया जाता है, जीवाणु जो जीव है कोई, ठीक है ना, वो किस जगह पाया था, आप लोग को मैं चैप्टर में बताया था। ये हैजा का कारक है। जीवाणु किसका कारक है, तो जीवाणु हैजा का कारक है। किसका कारक है, जीवाणु हैजा का कारक है। आप लोग को दिख रहा है ना, लाइनिंग सही सही दिख रहा है, आई होप सही सही दिख रहा होगा। जीवाणु किसका कारक है, हैजा का कारक ही हो गया। तो क का क्या आंसर आ जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अब देखिए राइजोबियम, राइजोबियम तो सिंपल है, आप लोग सिंपल से बता सकते हैं। राइजोबियम क्या होता है, दलहन के पौधों के लिए होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए। तो राइजोबियम के लिए क्या जाएगा हमारा फर्स्ट आ जाएगा। तो राइजोबियम किसके लिए आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आता है। अब नेक्स्ट तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का किसका काम होता है, लैक्टोबैसिलस में किस में यूज आता है, तो दही का जमना में किसका यूज किया जाता है, लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है।
अब देखिए ईस्ट का यूज किस में क्या था। ईस्ट आप लोग को पता होगा कि अभी मैं आप लोग को पीछे बताया था कि ब्रेड की बेकिंग में किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया है। ब्रेड की बेकिंग में ईस्ट का यूज किया जाता है। अब प्रोटोजुआ जो होता है, क्या प्रोटोजुआ के बारे में जो यहाँ आप लोग को बताया जा रहा है, प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ की यहाँ पे दो ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे दिख सकता है प्रोटोजुआ का। सबसे पहला ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे ये दिख सकता है प्रोटोजुआ का कि मलेरिया का कारक, और क्या दिख सकता है आप लोग को, एड्स का कारक। क्या ये सब हो सकता है, मलेरिया का कारक, एड्स का कारक, प्रतिजैविक उत्पादन? नहीं। तो देखिए इसमें से होगा कौन कौन सा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस ऑप्शन को ढूंढना। तो विषाणु में किसका, विषाणु के लिए जो होता है 4 नंबर में देख सकते हैं, एक विषाणु या एड्स का कारक होता है। विषाणु किसका कारक होता है, तो एड्स का कारक होता है ये वाला। विषाणु किसका कारक होता है, एड्स का कारक होता है। और प्रोटोजुआ, अब प्रोटोजुआ के लिए हम लोग दो चीज़ों का यूज कर सकते हैं, दो चीज़ों का यूज कर सकते हैं। कौन कौन, प्रोटोजुआ एक मलेरिया का भी कारक हो सकता है, और ये प्रोटोजुआ ये क्या कहते हैं, प्रतिजैविक उत्पादित भी हो सकता है। क्या हो सकता है, प्रतिजैविक उत्पादित, एंटीबायोटिक जिसमें होता है, ठीक है ना। तो इस जगह पे यहाँ पे प्रोटोजुआ किसके लिए यूज आएगा, मलेरिया के कारक के लिए यूज आएगा, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। कि सबसे पहली बात तो जीवाणु क के लिए, क के लिए क्या यूज आएगा, जीवाणु के लिए हमारा कौन सा यूज आएगा, बताइए आप लोग। जीवाणु के लिए क्या यूज आएगा, तो मैं बताया आप लोग जीवाणु के लिए हैजा का कारक 5 नंबर आप लोग वहाँ टिक करेंगे अपने बुक में। राइजोबियम किसके लिए होता है, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस किसके लिए होता है, दही का जमना, तो ये हो जाएगा 2 नंबर का लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। ईस्ट किसके लिए होता है, तो ब्रेड के बेकिंग में ये हो जाएगा 3 नंबर का, ठीक है ना, ईस्ट के लिए। और एक प्रोटोजुआ के लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटोजुआ मलेरिया, प्रोटोजुआ किसका कारक होता है, प्रोटोजुआ मलेरिया का कारक होता है। किसका होता है, मलेरिया का, तो 4 नंबर इसका हो जाएगा 4। और विषाणु के लिए किसका यूज होगा, तो एड्स का यूज होगा 6 नंबर का, ठीक है। तो ये आपका सिंपल से यहाँ पे बन गया है, और इससे पहले भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होगा। अब मैं आगे की ओर चलता हूँ क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है ना। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन आंसर ध्यान से फटाफट नोट डाउन करते चलेंगे, जैसे जैसे मैं बताते जाऊँगा आप लोग को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं। अच्छी क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव को हम लोग क्या बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि सूक्ष्म जीव को बिना यंत्र की सहायता से देखना बहुत कठिन है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे आप लोग कि सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से नहीं, सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया था। किसका उपयोग किया था, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कर सकता है। बोला गया ना, यदि नहीं तो वो कैसे देखा जा सकता है, इसका उसको तो इसको हम लोग किसकी सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप की सहायता से हम लोग इसको देख सकते हैं, किसको, तो सूक्ष्म जीव को। समझ में आ गई 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग को बोला जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। ये भी मैं बताया था, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों का मुख्य वर्ग में सबसे पहला आता है आपका बैक्टीरिया। क्या आता है, बैक्टीरिया। और सेकेंड पोजिशन पे, सेकेंड में आपका क्या आएगा, कवक या फिर फंजाई। और थर्ड में क्या लेंगे आप लोग, कवक या और फंजाई के बाद शैवाल लेंगे। और फिर शैवाल के बाद क्या लेंगे आप लोग, फिर से शैवाल के बाद होगा आपका प्रोटोजुआ। क्या आ जाएगा, प्रोटोजुआ। क्या आ जाएगा, प्रोटोजुआ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ क्या थे इसके वर्ग, इसको आप लोग सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से थे, तो बैक्टीरिया था, कवक या फंजाई था, शैवाल था, प्रोटोजुआ था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। बस यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जिस तरीके से आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, मैं उसका बस यहाँ पे आंसर दे रहा हूँ, और आप लोग इसको फटाफट से नोट्स के रूप में बनाते जाएंगे, और इसको अच्छे से लर्न करना आप लोगों को, ठीक ना, अच्छे से इसको याद भी करना है। समझ में आ गई बात। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम। तो इसमें मैं अभी आप लोगों को मिलान करने में भी बताया था कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा आता है उसमें राइजोबियम। क्या आता है, राइजोबियम। और दूसरा आता है नीले हरे शैवाल। कौन कौन, राइजोबियम आता है और नीले हरे शैवाल आता है। तो आंसर को इस फॉर्म में लिखना है, इस तरीके से लिखना, तो ये बेटर रहेगा आप लोगों के लिए।
चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग कि अगला क्वेश्चन हम लोग का कि क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। क्या बोला जा रहा है? हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। मैं आप लोग को चैप्टर में बताया था कि सूक्ष्म जीव का हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है और क्या क्या इसका हमारे जीवन में, हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में इसका क्या क्या हानिकारक भी है, क्या क्या हानियाँ हैं इससे, ठीक है ना। किसी न किसी वस्तु के कुछ ना कुछ खूबियाँ भी होती है और कुछ ना कुछ हानियाँ होती है। सो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग है, क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में 10 पंक्ति लिखने के लिए बोला जा रहा है। सो चलिए देखिए क्या क्या मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बहुत से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, तो उसमें से भी कुछ कुछ का यहाँ पे क्या करना है आप लोग को डिफाइन करना है। तो सबसे पहला लैक्टोबैसिलस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो दूध से दही बनाने में उपयोगी होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि दूध के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, दही भी खाते हैं। तो अगर लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव अगर नहीं रहेगा तो दूध से दही बनेगा नहीं। अगर दूध से दही नहीं बनेगा तो दही हम लोग खा नहीं सकते। सो दही को बनने के लिए, और जैसे हम लोग जो दही को खाते हैं, तो दही को बनने के लिए किस चीज़ का जरूरत है? लैक्टोबैसिलस का। तो लैक्टोबैसिलस जो सूक्ष्म जीव है वो हमारे लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गई? चलिए अगला पॉइंट 10 पॉइंट इसमें लिखने को बोला गया आप लोगों को। अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे क्या बोला जा रहा है। ईस्ट एक कवक प्रजाति का सूक्ष्म जीव है जिसका उपयोग ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। ईस्ट का यूज किस में किया जाता है? ब्रेड, केक एवं इडली बनाने में किया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, वो लोग में उन सभी में स्पंज आ जाता है, स्पंज का गुण आ जाता है, स्पंज का प्रॉपर्टीज आता है, जिस कारण से वो सब अच्छे से बनता है। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग। अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि ईस्ट का उपयोग प्राचीन काल से ही अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा क्या आप लोग का कि राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन आप लोग। देखिए ये सब देखिए पूरा का पूरा सिंपल है, आप लोग को बस अच्छे से लर्न करना। अगर आप लोग चैप्टर पढ़े हुए होंगे तो आप लोग को ये सब सिंपल से समझ में भी आएगा और फटाफट याद भी होगा। तो राइजोबियम नामक जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करता है, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला देखिए पॉइंट नंबर 5 क्या है कि कार्बनिक अपशिष्ट जैसे सब्जियों के छिलके, मृत जंतुओं के अवशेष, विष्ठा आदि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। जो इन सभी को सड़ाता गलाता है वो जीवाणु भी हमारे लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। वो सूक्ष्मजीव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 क्या बोला जा रहा है कि जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा उर्वरता में वृद्धि करने में भी किया जाता है। जीवाणु का जो उपयोग क्या होता है वो औषधि उत्पादन में भी किया जाता है, कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि बढ़ाने में, ठीक है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति किस तरीके से बढ़ा सकते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तो आप लोग को चैप्टर में अच्छे से बताया गया था इन सभी के बारे में। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 में पॉइंट नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। तो इसके बारे में आप लोग को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 8 आएगा। अब पॉइंट नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है कि पेंसिलिन नामक फफूंद से पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पॉइंट नंबर 9 में क्या पशु आहार एवं वुफ को फूड आहार भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिसमें 10 पंक्ति आप लोगों को लिखने के लिए बोला कि हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके थ्रू हम लोग मतलब यहाँ पे आंसर दे सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों का ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। वैक्सीन के माध्यम से कुछ सूक्ष्म जीवों के शरीरों में प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए क्या होता है? वैक्सीन देते हैं तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है? मजबूत हो जाता है, जिससे पोलियो, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस आदि का वैक्सीन बनाया जाता है, ठीक है ना।
जिस कारण से फिर से दोबारा वो व्यक्ति क्या होता है, सूक्ष्म जीव से ग्रस्त नहीं, सूक्ष्म मतलब दोबारा फिर से वो व्यक्ति जो होता है बीमार नहीं पड़ता है। तो ये कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्या थे हम लोग के यहाँ पे कारक थे सूक्ष्म जीव से, ठीक है ना। सूक्ष्म जीव का कुछ 10 इंपॉर्टेंट कारक थे तो जो आप लोगों को बता दिया गया। तो इन सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण करें। अभी हम लोगों ने क्या क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि सूक्ष्म जीव से हम लोग को क्या 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 कहते हैं फ़ायदा होती है, ठीक ना। क्या क्या सूक्ष्म जीवों का इंपॉर्टेंट है, क्या क्या यूज़ है हम लोग का दैनिक जीवन में, उस पर 10 लाइन लिखने को कहा गया था। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली, क्या कहा जा रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। अब हानि के बारे में बोला जा रहा है, तो देखेंगे आप लोग इसको भी अच्छे से कि सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। कौन कौन सी हानियाँ हैं, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। बहुत सारे ऐसे भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो पौधों में, मनुष्य में, जंतुओं में रोग भी उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित मतलब प्रदूषित कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, जिस कारण से वो क्या होता है, खराब हो जाता है, भोजन में खराब हो जाता है, ठीक ना, भोजन में खराबी आ जाती है। ये सब कुछ इसके हानियाँ भी हैं। अब पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा गया कि संक्रमण होने पर ये सूक्ष्म जीव तेजी से फैलते हैं और दूसरे मनुष्य या जीवों में भी रोग पैदा कर देते हैं। और ये कैसे करते हैं आपको चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग चैप्टर में जरूर जाकर के देखें, क्योंकि इस चैप्टर में आप लोग को अच्छे से बताया गया कि कैसे एक मनुष्य, कोई एक स्वस्थ मनुष्य किसी बीमार मनुष्य से संपर्क में आने पर वो क्या होता है, स्वस्थ मनुष्य भी बीमार हो जाता है। कैसे बीमार होता है इसके बारे में इस चैप्टर में आप लोग को बताया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है कि मादा एनोफिलीज और एडिस मच्छर कुछ परजीवी जैसे प्लाज्मोडियम एवं डेंगू के वायरस का वाहक होता है। इन जीवों से मलेरिया या डेंगू हो जाता है, ठीक ना। मलेरिया या फिर डेंगू होता है तो इससे क्या होती है, हम लोग को बीमार पड़ जाते हैं, जिस कारण से हमें यही कुछ इंपॉर्टेंट कारण है, यही कुछ इंपॉर्टेंट सूक्ष्म जीव है, यही कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जिससे हम लोग क्या होते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, जिससे हम लोग को हानियाँ पहुँचती है। अब देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि एंथ्रेक्स, क्या बोला जा रहा है, एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है। एंथ्रेक्स जो किससे फैलता है, जो किसमें होता है, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ये कुछ अलग तरीके का क्या था हमारा यहाँ पे कुछ अलग तरीके का यहाँ पे बीमारी आता है जिससे हम लोग को हानि पहुँचती है। अब देखिए अगला पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि अनेक सूक्ष्म जीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक, मतलब कि फसल में भी क्या होते हैं, ये रोग के कारक होते हैं। कौन, हमारा सूक्ष्म जीव जो होता है, ये फसल में भी हम लोग को हानि पहुंचाता है कभी कभी। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं या भोजन को विषाक्त बना देते हैं। भोजन में जो कभी कभी सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं जिस कारण से भोजन भी विषाक्त बन जाता है और वो उसको खाने से क्या हो जाता है कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये कुछ हानिकारक थी, ठीक है ना, कुछ हानिकारियाँ थी, इसके हानियाँ थी सूक्ष्म जीव के, ठीक है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, आप लोग इन सारे के सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही, ठीक है। और लाइक भी जरूर करना, ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे कंटेंट और लाते रहूं। और अपने जितने भी सारे क्लोजली फ्रेंड है सबको बताना है कि यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है, एकदम सिंपल सा कंटेंट है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए तो आप लोग का नॉलेज धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करेगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि प्रतिजैविक क्या है, एंटीबायोटिक क्या है। मैं आप लोग को चैप्टर में बताया था कि एंटीबायोटिक क्या होता है, एकदम अच्छे से बताया हूँ उस जगह पे। और प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, जब हम लोग एंटीबायोटिक को लेते हैं तो उस समय हम लोग को कौन कौन सा सावधानियाँ बरतनी चाहिए उसके बारे में है। तो ध्यान देंगे कि प्रतिजैविक क्या होता है कि ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है, यहाँ पे होगा नष्ट कर देती है। क्या बोला जा रहा है कि ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है या उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है, ठीक है ना। मतलब कि जो बीमारी हमारे शरीर में पैदा हो रही है, ठीक ना, ऐसी औषधियाँ, ऐसा दवाई, ऐसा मेडिसिन जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कर देता है, पहले ही नष्ट कर देता है या उनकी वृद्धि को रोक देता है, तो उस मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक कहते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि प्रतिजैविक दवाइयाँ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और उनका कोर्स भी पूरा करें, मतलब कि उस मेडिसिन को कितने लंबे समय तक लेना है, कब तक लेना है, उस सारे के सारे कोर्स को क्या करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए। अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होगी जितनी कि जब हमारे शरीर में बीमारी रहता है। अगर बिना किसी बीमारी के हम लोग किसी मेडिसिन को ले लेंगे तो वो क्या होगा, हमारे शरीर में उल्टा इफेक्ट कर देगा, ठीक है ना, जिस कारण से हमारा शरीर और कमज़ोर पड़ सकता है। तो एंटीबायोटिक लेने से पहले हम लोग को डॉक्टर से एडवाइस ले लेना चाहिए। और एंटीबायोटिक क्या होता है, जो सूक्ष्म जीवों को हमारे शरीर में नष्ट कर देता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। तो एंटीबायोटिक के बारे में आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, चलिए तो आप लोग के टोटल का टोटल इसमें एनसीईआरटी के बुक में आप लोग जब एनसीईआरटी की बुक आप लोग देखेंगे तो एनसीईआरटी के बुक में टोटल आप लोग का 9 क्वेश्चन था, जिसको मैं आज आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया हूँ चैप्टर नंबर 2 का, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 का भी इसी तरीके से लेक्चर एंड क्वेश्चन आंसर आप लोग को बुक सजेशन के यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ क्लास 8 का, ठीक है ना, साइंस के, उस प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। वहाँ पे टोटल का टोटल दिया गया, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर एंड थ्योरी और सेकेंड चैप्टर का भी ये आप लोग का क्वेश्चन आंसर एंड थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।